नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। नागौर के नावा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बताएं, एक हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। महेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे हुई इन 3 लोगों की मौत? अभिषेक, नावा उपखंड क्षेत्र का गांव आता है श्यामगढ़, वहाँ नरेगा का काम चल रहा था। बावड़ी में ये काम चल रहा था। उस दौरान बावड़ी में काम करते समय ये घटना हुई है और पानी में डूबने के कारण 2 महिलाओं और एक युवती की इसमें मौत हो गई है और एक युवक और 2 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से उनकी नाजुक स्थिति है, जिन्हें निकटवर्ती मारोट अस्पताल ले जाया गया है। कुल 3 जनों की मौत हुई है और पानी में डूबने के कारण 3 बेहोश हुए हैं, जो उन्हें निकालने का प्रयास कर रहे थे। ये बावड़ी में नरेगा का काम चल रहा था, उसी दौरान ये घटना हुई है। विस्तृत डिटेल अभी इसकी आई नहीं है। फिलहाल जो नावा के उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी है वो मारोट अस्पताल पहुंचे हैं और पूरी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। जी अभिषेक, उन तीनों की स्थिति और कैसी है? जो 3 लोग बेहोश हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है महेंद्र? जी, उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है, जिसमें एक युवक और 2 महिलाएं हैं। उन्हें रेफर करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि नावा CSC है, छोटा अस्पताल है, वहां से उनको अन्य जगह रेफर किया जाएगा, हायर सेंटर। और महिलाओं की जो 3 की मौत हुई है उसमें एक युवती है और 2 महिलाएं। ये घटनाक्रम नरेगा का काम चल रहा था तब हुआ था। इसमें क्या लापरवाही रही, क्या पूरी वजह रही, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी है कि नरेगा कार्य के दौरान ये हादसा हुआ था और डूबने के कारण 3 मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक युवती। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताएं। आवासन मंडल ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। हल्दी घाटी मार्ग से अवैध निर्माण को हटाया है। 50 करोड़ की जमीन को खाली कराया जा रहा है। भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। लवली वधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या जानकारी है? आवासन मंडल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, बिल्कुल बहुत लंबे समय से हल्दी घाटी मार्ग पर कोचिंग हब जो है वो स्थापित करना है आवासन मंडल को, और इसके लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जो और जैसी जमीनें हैं जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, या ऐसे आवंटी हैं जिन्होंने आवंटन के जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं किया लेकिन जमीनों पर कब्जा किया होता है, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे जिन पर आवासन मंडल कोर्ट केस भी जीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनें खाली नहीं हो रही थी। आज आवासन मंडल के तमाम जो कार्मिक हैं उन्होंने जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से, विभिन्न जो थाना इलाके की पुलिस है, प्रतापनगर और आसपास के थानों की जो पुलिस है, उनके सहयोग से जमीन को खाली कराया। बुलडोजर की मदद से तमाम जो वहां पर ढांचे बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, उन्हें यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही। बड़ी बात यह है कि इस जमीन की जो बाजार कीमत है आवासन मंडल के अफसरों के मुताबिक वो करीब 50 करोड़ रुपए की कीमत है, और जब आवासन मंडल इस जमीन को विकसित करके बेचेगा तो आवासन मंडल को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जो है इस जमीन से प्राप्त होगा। ऐसे में बहुत लंबे समय से सुस्ती का आलम था आवासन मंडल में, लेकिन आज इस पूरी कार्रवाई को करके आवासन मंडल के अंदर ये बेहद अहम है कि इसे आगे विकसित किया जाएगा इस क्षेत्र को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका लवलीन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सियासी संकट पर एक बड़ा अपडेट आपको बताएं। सरकार से राजभवन ने फिर जवाब मांगा है। राजभवन ने सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 1200 लोगों का जीवन खतरे में क्यों डाला जाए? सत्र आहूत का विशेष कारण हो तो सरकार बताए। सत्र में कोरोना महामारी के निर्देशों की पालना कैसे होगी? तो ये 3 अहम सवाल जो हैं एक बार फिर से राजभवन की तरफ से पूछे गए हैं, और ये तीसरी बार है जब फाइल को वापस लौटाया गया है। तो आपको बता दें कि 3 बड़े सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं राजभवन की तरफ से। इसमें पहला सवाल यह है कि 1200 लोगों के जीवन को खतरे में क्यों डाला जाए। कोई विशेष कारण अगर है तो सरकार उस विशेष कारण को बताए कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से कोरोना के इस दौर में
सदन को बुलाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा तीसरा सवाल यही है कि सत्र में कोरोना के निर्देशों का पालन कैसे होगा। तो इसी को लेकर राज्यपाल ने तीसरी बार जो है वो फाइल वापस लौटा दी है। कैबिनेट की फाइल राज्यपाल ने लौटाई है। राजभवन ने विधानसभा सत्र की फाइल को वापस भेज दिया है। कोरोना काल के चलते ये फाइल को वापस भेजा गया है। कोरोना काल में विधानसभा सत्र बुलाने का औचित्य क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के राजभवन की तरफ से एक बार फिर से फाइल को वापस भेज दिया गया है। तो वैसे में सरकार का अगला रुख क्या होगा, यह देखना अहम होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री ने जाकर के राज्यपाल से भी मुलाकात की और उन्होंने पीसीसी मुख्यालय में एक तरीके से कहें तो तंज भी कसा। राज्यपाल ने जिस तरीके से फाइल लौटाई उसको लेकर के, तो अब एक तरीके से खींचतान जो हम देखें वो और भी चरम पर पहुंच रहा है। अब कहां जाकर के ये खींचतान खत्म होगा, इसका इंतजार पूरे प्रदेश को, एक तरीके से तो पूरे देश की नजरें जो हैं वो राजस्थान पर टिकी है। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपके पास आना चाहेंगे। तीन अहम सवाल जो हैं एक बार फिर से उठाए गए हैं राजभवन की तरफ से। ओवरऑल स्थिति अगर हम आपसे समझें तो खींचतान तो ऐसे में राजभवन और सरकार के बीच और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल कोई रुख में बदलाव नहीं है राज्यपाल के, और जिस तरह के वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे ठीक उसी तरह से उन्होंने फिर से जो है सरकार को फाइल लौटा दी है और कहा है कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का माहौल है, ऐसे में कैसे सत्र आहूत किया जा सकता है। और भी कई चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। इसके साथ में पहली बार गवर्नर ने जो फाइल लौटाई है उसमें बीजेपी तक का जिक्र किया है कि नेता प्रतिपक्ष और कई विधायक है वो उनसे आकर के मिलके गए हैं और सरकार की अगर इच्छा विश्वास मत हासिल करने की है तो सरकार बताते क्यों नहीं है। अगर सत्र को आहूत करने के लिए सरकार को लगता है कि वो विश्वास मत हासिल करने जा रही तो वो उन्हें बताना पड़ेगा ये कारण। तो इसको लेकर के भी गवर्नर ने आपत्ति करी है कि आप ये चीजें बता क्यों नहीं देते कि आखिर आपको शॉर्ट नोटिस पर सत्र क्यों बुलाने की जरूरत आ पड़ी है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की सरकार यानी कि गहलोत सरकार और राजभवन के बीच में टकराव और बढ़ेगा। हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रपति का रुख करें और राज्यपाल की वहां जाके शिकायत करें कि एक चुनी हुई सरकार को राज्यपाल हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक तरह से दिल्ली के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो टकराव बढ़ रहा है और अब शायद गुंजाइश बहुत कम है कि सरकार जिस तरह के जवाब अब देती आई है शायद कोई जवाब दिया जाएगा। उससे पहले आज जो पार्टी के विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक होने वाली, हो सकता है दिल्ली जाने का फैसला कर लिया जाए। क्यों नहीं कि राष्ट्रपति के सामने परेड करा दी जाए और बता दिया जाए कि हमारे पास में स्पष्ट बहुमत है और राज्य सरकार जो चाहती है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो राज्यपाल आनाकानी क्यों कर रहे हैं। आखिर राज्यपाल को हर हाल में कैबिनेट के फैसले को मानना होता है। 3 बार वो फाइल लौटा चुके हैं तो आखिर उनकी मंशा ठीक नहीं है और संवैधानिक संकट प्रदेश में खड़ा हो गया जब गवर्नर मुख्यमंत्री का, उनकी कैबिनेट का कहा हुआ मान नहीं रहे। तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। एक चीज और बाबूलाल, अगर मैं इसको थोड़ा सा मुख्यमंत्री बाबूलाल थोड़ा दूसरे तरीके से मैं इस चीज को भी आपसे समझूं। जैसे राज्यपाल की तरफ से बार बार यह पूछा जा रहा है कि क्या सरकार की यह मंशा है कि वो अपना बहुमत साबित करना चाहती है या नहीं, लेकिन जो पत्र भेजा जा रहा है, जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उसमें विश्वास मत को लेकर के कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्या अब कांग्रेस भी यह चाहती है कि जो ये खींचतान है इसका थोड़ा और फैलाव हो और ये राजस्थान से निकल करके दिल्ली और पूरे देश में चीजें फैले? जी, इसमें तो अशोक गहलोत लीड ले ही चुके हैं क्योंकि वो इसको एक तरह से नेशनल इश्यू बना चुके हैं, नेशनल क्राइसिस बना चुके हैं। और देश भर में जब कांग्रेस ने राजभवन पे धरने प्रदर्शन किए और कहा कि संविधान खतरे में है, राजस्थान की सरकार की सुनी नहीं जा रही है और एक गुट के साथ में दिल्ली की सरकार जो है वो राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है, तो अभी जो स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो गई हैं और जिस तरह का गवर्नर का रुख है उससे साफ है कि गवर्नर भी अभी जो है टस से मस नहीं होने वाले हैं। चलिए, तो ये चीज अब स्पष्ट है कि अगला कदम जो है वो सरकार का क्या होता है। क्या फिर से जवाब भेजा जाएगा या राष्ट्रपति का रुख किया जाता है, इस पे नजरें रहेंगी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं राज्यपाल से मुलाकात से पहले सीएम अशोक गहलोत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार राजभवन से प्रेम पत्र आया है। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूं उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए, हम उस ढंग के काम आगे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाई कमान पूरी आपके साथ है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने रास्ता को मुद्दा बना करके, बहुत कम होता है, पूरे देश के अंदर धरने दिलवा दिए, राज्यों के अंदर। वहीं विधानसभा सत्र नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने राज्यपाल पर निशाना साधा। सभी ने एक सुर में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। गोवा, यहां पर विधानमंडल के सत्र बुलाए गए हैं, नोटिफिकेशन निकले हैं। 3 तारीख से विधानसभा 4 तारीख से होने जा रही है। स्वाभाविक रूप से जब माननीय स्पीकर महोदय इस चीज के प्रति आश्वस्त हैं कि कोरोना की सभी सावधानी लेते हुए हम सत्र बुला सकते हैं, और मंत्रिमंडल इस चीज के लिए आश्वस्त है कि मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया है प्रस्ताव को कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए, तो इस पे माननीय राज्यपाल जी की सहमति देना स्वाभाविक अनिवार्य है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश को राज्यपाल महोदय स्वीकार नहीं करे, लेकिन 3 बार मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये विधानसभा का सत्र बुलाने की जो मांग की गई और वो मांग स्वीकार नहीं किया जाना, मैं समझता हूं कि अत्यंत दुखद है। और विधानसभा का सत्र बुलाना मंत्रिमंडल का, सरकार का अधिकार होता है, और हमारे राज्यपाल महोदय को लोकतंत्र की जो परिपाटी रही है, जो सरकार का जो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक रूप से लौटा रहे हैं, कोई संवैधानिक आधार नहीं है लौटाने का। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, लोकतंत्र नहीं कहता, कोई रवायत नहीं कहती है। अनावश्यक रूप से लौटा रहे हैं। दूसरे सदन चले हैं, उनको अगर कोरोना की इतनी ज्यादा चिंता है तो उनको ये भी देखना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ज्यादा ठीक होने का हाईएस्ट रेट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, कोरोना को आधार बना के अगर सदन टाला जाए तो दूसरे राज्यों में जो सदन बुलाया गया वो। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत है, और पूर्ण बहुमत होने के बाद मंत्रिमंडल ने तीसरी बार प्रस्ताव दे दिया, जबकि एक बार मंत्रिमंडल के प्रस्ताव देने के बाद प्रावधानों में स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं कि राज्यपाल महोदय को अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। लेकिन ये कुचेष्टा है, मैं समझता हूं अब पूरे देश, राजस्थान का मामला नहीं रहा, पूरे देश का मामला हो गया। आप देख रहे हो कि आज मानसून जो है छितराया हुआ है। टिड्डियां राजस्थान को और राजस्थान के किसान को परेशान कर रही है। आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण गड़बड़ है। कोरोना के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिना विधानसभा के 21 घंटे तक जनप्रतिनिधियों से वीसी करके बातचीत की। ऐसे वक्त में असेंबली बुलाना मैं समझता हूं बहुत ही आवश्यक है। बीजेपी ने सरकार के रवैये पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार का राज्यपाल के प्रति बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, और सत्र जब कैबिनेट अप्रूव करती है, सिफारिश करती है, तो उनको बुलाना ही होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राज्यपाल की पद पर, उनकी गरिमा पर हमले कर रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने असंतुलित होकर जो बात कही वो बहुत चिंताजनक है। हालांकि इस शोरगुल में कहीं बीजेपी और कहीं राज्यपाल दोषी दिखते होंगे, पर संविधान का और कानून की अनुपालना कांग्रेस के और सरकार के कहने से तो नहीं होगी, फोर्स करने से भी नहीं होगी। मुझसे ही ये नहीं थी कि सदन आहूत किया जाए, वरना आर्टिकल 174 के अंतर्गत जो अधिकार महामहिम राज्यपाल को प्राप्त है उसके अनुसार अपना एजेंडा लिखकर अगर वो भेजते तो 21 दिन के नोटिस के बाद सदन आहूत हो जाता। बार बार राज्यपाल महोदय जो युक्तियुक्त कारण से, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन कारणों को अगर राज्य सरकार स्पष्ट कर दे, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार खुद कदम ताल कर रही है।
और राज्य सरकार नहीं चाहती कि सदन अभी आउट हो। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाईकोर्ट में मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर सुनवाई जारी है। मदन दिलावर की ओर से हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं। हरीश साल्वे ने कहा है कि विलय पूरी तरह से अमान्य है। जस्टिस गोयल ने पूछा, याचिका में मेरिट क्या है? सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अभी तक की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अब तक मामले में तकरीबन 3:45 के आसपास सुनवाई शुरू हुई थी और सुनवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा, हरीश साल्वे ने, कि वो जो उनकी याचिका है जिसमें कम्युनिकेशन को चुनौती दी गई थी, जैसे कि आपको पता होगा अभिषेक, कल 2 याचिकाएं दायर की गई थी। जब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मदन दिलावर को एक पेज की सूचना दी गई थी, उस सूचना को उन्होंने चुनौती दे दी थी और ये कहा था कि पूरे मामले के अंदर जो है स्पीकर का जो फैसला है वो सही नहीं है, उन्होंने कम्युनिकेशन को चुनौती दे दी थी। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पूरा ऑर्डर मिला तो दोबारा एक दूसरी याचिका दायर की गई और यही वजह थी कि स्पीकर की ओर से 2 याचिकाएं पूरे मामले में दायर की गई थी। तो ऐसे में आज सुनवाई शुरू होते ही हरीश साल्वे ने सबसे पहले जिस याचिका में कम्युनिकेशन को चुनौती दी गई थी, यानी स्पीकर की केवल सूचना को चुनौती दी गई थी, उस याचिका को वापस लेने की कोर्ट से गुहार की और कोर्ट ने इसकी परमिशन उनको दे दी। उसके बाद हरीश साल्वे ने पूरे मामले में सुनवाई की। उनकी शुरुआती जो आर्ग्यूमेंट्स, उनका ये कहना था कि जो विलय हुआ है वो विलय पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विलय जो है वो पूरी पार्टी का होता है और उसमें उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी स्वेच्छा होना जरूरी है, उससे परमिशन लेना जरूरी है। ना ही उसको सूचना दी गई, ना उन्हें बताया गया है कि आपके विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में विलय होना चाहते हैं। 16 तारीख को कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के सामने विलय का पत्र दिया गया और बसपा को एक राज्य इकाई मानते हुए उसका विलय कर दिया गया। इस बात को जो है हरीश साल्वे ने गलत बताया, असंवैधानिक बताया। इसके बाद उन्होंने उसके बाद देखिए सतीश मिश्रा भी जुड़े थे वीसी के जरिए, उन्होंने बसपा की ओर से अपना पक्ष रखा, क्योंकि जस्टिस महेंद्र गोयल ने उनसे पूछा था कि पूरे मामले में 6 महीने की देरी बसपा ने आने में क्यों कर दी, 6 महीने का समय बसपा को क्यों लग गया। इस पर उन्होंने कहा कि हमें सीधा कोई अधिकार नहीं था कोर्ट में आने का, क्योंकि पिछली बार बसपा की जो याचिका खारिज हुई थी वो इस बात पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने खारिज की थी कि बसपा अगर हाईकोर्ट में चुनौती देती है तो उसके लिए जरूरी ये है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने अगर चुनौती दी जाती है तो विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। बसपा का कहना था कि हमारा पूरा दल विलय हो चुका है, ऐसे में राजस्थान विधानसभा में हमारा कोई विधायक नहीं है। हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई विधानसभा में चुनौती दे। मदन दिलावर विधानसभा के सदस्य, उन्होंने चुनौती दी और वहां से उनका आदेश खारिज कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। उसके बाद हम हाईकोर्ट में आने के लिए जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और इसी आधार पर हमें देरी हो गई। इस बात का जवाब सतीश मिश्रा की ओर से दिया गया। वीसी के जरिए सतीश मिश्रा जो बसपा के महासचिव हैं वो जुड़े थे और उन्होंने इस बात की चलिए, तो ये प्रोसीडिंग चल रही है, नजर आप बनाए रखिए सचिन। और भी अगर कुछ अपडेट आते हैं तो हम आपके पास आएंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में जो सियासी घमासान जारी है उसके बीच एक कैबिनेट की बैठक फिर शाम 5 बजे होनी है। सीएमआर में कैबिनेट की यह बैठक होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच सीएमआर में अब से कुछ देर बाद 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। पीसीसी दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस के 29वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले पीसीसी दफ्तर में समारोह का आयोजन हुआ जिसमें सीएम गहलोत, अविनाश पांडे सहित दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। होटल फेयरमाउंट से कांग्रेस विधायक भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं आज जो पीसीसी मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद पीसीसी के नए बॉस गोविंद सिंह डोटासरा। इससे पहले आप देखिए होटल से विधायक निकले,
बस में विधायकों की तस्वीरें और अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिन भर का जो पीसीसी में कार्यक्रम रहा है उसकी कहानी। आज की एक और बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके और आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री का नाम अब बदल गया है। अब इसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का मन भी बना लिया है और नई शिक्षा नीति का भी ऐलान कर दिया है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के कानून के अंदर लाया जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। और क्या क्या है इस शिक्षा नीति में वो भी हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।